नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, वो सोर्सेज जो हमारे पास अबंडेंस में अवेलेबल है, जैसे लोगों ने घरों पे अपने पैनल्स लगाए हुए हैं, सोलर सेल्स लगाए हुए हैं, ऊपर एक टंकी लगाई हुई है। इसमें क्या है, पानी, इसमें हीट आएगी जब इन सब्सटेंसेस के, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के, जब जो एटम्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सभी का स्वागत है आज के इस धमाकेदार माइंड मैप सीरीज में। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज शिग्रफ, योर ज्योग्राफी मेंटर और आपकी प्यारी दोस्त। तो यार देखो, आज मैम एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई है आपको चैप्टर को रिवाइज कराने के लिए, एंड दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने रिवाइज करा था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सीएनजी, पीएनजी, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम बेटा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैम क्या होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज? वो सोर्सेज जो हमारे पास अबंडेंस में अवेलेबल है, जो कभी खत्म नहीं होंगे, या आप कह सकते हो दे आर रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है ना, इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। टुडे टॉपिक इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो व्हाट आर दीज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? So those sources which have been developed in recent past as an alternative to conventional source of energy. Non-conventional जैसे आज के टाइम पर क्या है, हम लोग घरों में अपने सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं, हम लोग जो है पेट्रोल की जगह अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आ गए। तो ये क्या है, दे आर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो वही वो कह रहा है कि ऐसे सोर्सेज जिनको हाल ही में अभी डिस्कवर किया गया है, सॉरी नॉट डिस्कवर, हाल ही में डेवलप करा गया है, रिसेंटली डेवलप किया गया है, और दे आर ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को ही हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो बेटा रिन्यूएबल होती है। रिन्यूएबल का मतलब क्या है, कभी खत्म नहीं होगी। दे आर इनएग्जॉस्टेबल, नॉन पोल्यूटिंग, लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू मेंटेन। तो ये है आपकी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां पर आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन चारों पांचों को हम पढ़ने वाले हैं। सोलर एनर्जी क्या होता है, विंड एनर्जी क्या होती है, हाइड्रो एनर्जी पढ़ चुके हो आप, कन्वेंशनल वाले पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है ना। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है पढ़ेंगे, एंड बायोफ्यूल पढ़ेंगे, एंड आपको मैं बायोगैस एनर्जी के बारे में बताऊंगी। इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है बेटा सोलर प्लांट। क्या दिख रहा है, दिस इज योर सोलर प्लांट। तो सबसे पहले हम सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो एनर्जी, वो इलेक्ट्रिसिटी जो हम सन से प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। तो सोलर एनर्जी बेटा ट्रेडिशनली इफ वी हैव बीन यूजिंग सोलर एनर्जी फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, काहे के लिए यूज करते हैं, कपड़े सुखाने के लिए। मतलब वो कह रहा है कि सूरज का काम हम काहे के लिए करते हैं, सूरज का काम यूज करते हैं भाई कपड़े सुखाने के लिए, है ना, फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रिजर्विंग वेजिटेबल्स के लिए, और ऑब्टेनिंग सॉइल फ्रॉम द सी वाटर, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। मैम कैसे, सॉल्ट कैसे निकालते हैं सी वाटर से? भाई पानी है, खारा पानी है, पानी इवेपोरेट हो जाता है धूप की गर्मी की वजह से, और फिर जो नीचे रह जाता है वो आपका नमक ही नमक होता है। ठीक है ना। इंडिया में बेटा आपको सोलर एनर्जी बहुत मिलेगी क्योंकि हमारी लोकेशन ऐसी है, हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करते हुए जाता है, आपको मैंने बताया हुआ है। हमारी लोकेशन ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसकी वजह से हमारे यहाँ दूर सूरज की किरणें बहुत आती हैं, है ना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर प्लांट कौन सा है बेटा? इट इज दी भादला सोलर प्लांट, जो कि हमारे जोधपुर राजस्थान में लगा हुआ है। ठीक है ना। इसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी है इसकी 2245 मेगावाट, इतना इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, नाउ जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर सेल्स। भाई ये जो सोलर सेल्स होते हैं, यानी कि ये जो आपको दिख रहे हैं, इनको हम सोलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है ना। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, कैसे आती है, एसी खोल दीजिएगा। ऑल्सो नोन एज फोटोवोल्केनिक सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं फोटोवोल्केनिक सेल्स। ये पतले पतले सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं, मेड ऑफ थिन वेफर्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। काहे से? फ्रॉम सिलिकॉन एंड गैलिनियम, ये इनसे बनते हैं। व्हेन द सोलर रेडिएशन स्ट्राइक्स देम, जब सूरज की किरणें इन पर पड़ती है तो क्या होता है? व्हेन द सोलर रेडिएशन स्ट्राइक्स देम, सन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही सूरज की किरणें जब इन सोलर सेल्स पर पड़ती हैं तो वो सूरज की किरणें जो है वो किरणें ना रहकर, रेज ना रहकर, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। सो वाइडली यूज्ड एंड कैलकुलेटर्स में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक वॉचेस में यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट में करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स में करते हैं, वाटर पंप्स में करते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे घर में टीवी है, वो एक सोलर सेल वाला रिमोट है कि आप इसको, अगर इसमें आप बैटरी नहीं लगाएंगे तो आप धूप से चार्ज करके इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजी हम ऐसे देखो सोलर सेल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। सोलर कुकर क्या होता है बेटा? मैं आपको अगर दिखाऊं, इफ आई हैव अ पिक्चर, यस दिस इज टाइप ऑफ अ सोलर कुकर। इसमें देखो ऐसे शीट होती है, अंदर बर्तन रखो, इसमें हीट रेडिएशन की वजह से खाना पकता है।
ठीक है ना। चलो देखो क्या है, सोलर कुकर्स को बेटा हम यूज सोलर कुकर यूज सोलर हीट बाय रिफ्लेक्टिंग सोलर रेडिएशन यूजिंग अ मिरर onto a glass sheet which covers the black insulated box। अब देखो क्या है, आज के टाइम पर जो मैंने आपको दिखाया है ये तो आपका नया पैटर्न है, दिस इज योर न्यू पैटर्न। जो पुराना पैटर्न है उसमें क्या है, उसमें ब्लैक कलर का बेटा एक बॉक्स होता है, ठीक है ना। ये तो मैंने दिखाया, दिस इज नया पैटर्न, ये नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से है। जो पुराना पैटर्न है उसमें ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, उसमें क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशन है यानी जो धूप की किरणें होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, मिरर का इस्तेमाल करते हैं ऑन टू अ ग्लास शीट विच कवर्स द ब्लैक इंसुलेटेड बॉक्स। वो ग्लास शीट जो ब्लैक बॉक्स को कवर कर देती है, ठीक है ना। अब आई डोंट हैव अ पिक्चर ओवर हियर, अगर मैं आपको दिखाती हूं उसे, क्या होता है कि अंदर ब्लैक कलर के बॉक्सेस होते हैं, ऊपर से उसके ऊपर एक ग्लास की शीट होती है। सोलर एनर्जी क्या करती है बेटा, सोलर एनर्जी जो है जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से खाना बन जाता है, ठीक है ना। सो रॉ फूड इज केप्ट इन द बॉक्स, वो जो बॉक्स होता है उसके अंदर कच्चा खाना रखते हैं। इनसाइड द वॉल्स आर पेंटेड ब्लैक, भाई आपको पता है ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर फॉर हीट, है ना। तो अंदर की जो वॉल्स है, जो अंदर का बॉक्स का जो पेंट है वो ब्लैक कलर से करते हैं फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। आपको पता है बॉक्स क्या है, बॉक्स इज इट्स इंसुलेटेड ऑन द आउटसाइड सो दैट द हीट कैन नॉट एस्केप। बॉक्स क्या होता है बेटा, इंसुलेटेड बॉक्स होता है जिससे कि जो हीट है वो बाहर को ना निकले, है ना। जो हीट है वो उस बॉक्स के बाहर ना जाए, अंदर ही रहे। तो इस तरीके से बॉक्स को डिजाइन किया जाता है। The heat inside the box emits infrared radiation to which the glass window is opaque। उसके बाद क्या होता है बेटा, जो हीट है अंदर उसकी वजह से बॉक्स में जो हीट है वो रेडिएशन करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन करती है, जिसकी वजह से ग्लास विंडो जो है वो आपकी ओपेक लगती है। इस तरीके से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, ओवन में अंदर एंटर करती है और वहीं पर रह जाती है। यानी कि जब सूरज की किरणें उस बॉक्स में पड़ती हैं तो वो एनर्जी अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक है ना। एक फिर उसमें कुकिंग पॉट होता है, जो कुकिंग पॉट होता है इट इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स, आपको पता है अंदर रखते हैं उसको और फिर कुकिंग पॉसिबल हो पाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका सोलर एनर्जी काम करता है, ठीक है ना। चलो दूसरा आता है बेटा सोलर वाटर हीटर। अब भाई ये भी देखो, आपको दिख रहा है कि ऐसे लोगों ने घरों पे अपने पैनल्स लगाए हुए हैं, सोलर सेल्स लगाए हुए हैं, ऊपर एक टंकी लगाई हुई है। इसमें क्या है, पानी, इसमें हीट आएगी, ये हीट ट्रैप करेगा और फिर उससे पानी गर्म हो जाएगा। तो ये सोलर हीटर है। सोलर कुकर के बारे में आपने पढ़ा, सोलर हीटर के बारे में पढ़ लो, ठीक है ना। सनलाइट इज अलाउड to fall on flat plate collectors which are shallow rectangular trays। ये देखो ये क्या है, दिस इज फ्लैट प्लेट की तरह है ना। सनलाइट इसी में, अब चला, इसी में आपके जो राइट लाइट होती है, जो सनलाइट होती है वो इसी पे ट्रैप होती है। ये देखो रेक्टेंगुलर तरह की ट्रे होती है, ठीक है ना, फिल्ड विद वाटर एंड प्रॉपरली इंक्लाइंड। इसमें पानी भरा होता है और ये बिल्कुल टेढ़ा रखा जाता है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी को गर्म कर सके, ठीक है ना। सो दैट एफिशिएंसी ऑफ कलेक्शन इज हाईएस्ट। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इस तरीके से होता है। ये देखो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ये सूरज की किरणें जो है बेटा इसमें आ रही है, ये भी इंक्लाइंड है। इससे क्या है, इससे हम पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, इट कंसिस्टेड ऑफ इंसुलेटेड बॉक्स पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड and having glass lid to collect and store। okay I think ये थोड़ा सा मेरे यहाँ से मिसमैच हो गया है। मैं इसमें दिखाती हूँ आपको, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट डियर। हाँ जी, पहले सोलर कुकर के बारे में पढ़ लेते हैं। जो नया टाइप का सोलर कुकर है, ये वाला सोलर कुकर है, इसके बारे में बता रही हूँ। इट कंसिस्टेड ऑफ इंसुलेटेड बॉक्स पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड एंड हैविंग अ ग्लास लिड टू कलेक्ट एंड स्टोर हीट। मैंने आपको बताया कि भाई ब्लैक कलर का होता है। जो अंदर से बॉक्स होता है बेटा वो ब्लैक कलर का होता है, उसमें कॉपर कॉइल होती है थ्रू विच cold water। okay, I am so confused why it is so like this। okay, I got actually confused with this box painted। no, I tell you क्या है, सोलर जो मैंने आपको कुकर बताया वो बिल्कुल सही है, इसके बारे में जान लो क्या है। हम बात कर रहे हैं सोलर वाटर हीटर के बारे में। वो ये कह रहा है बेटा, ये जो सोलर वाटर हीटर है, अब हम अंदर की बात करते हैं कि अंदर क्या होता है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि जो बॉक्स है वो ब्लैक कलर का पेंट होता है उसमें, जिससे कि सारी हीट जो है वो अंदर को हम एब्जॉर्ब कर सके। हैविंग अ ग्लास लिड टू कलेक्ट एंड स्टोर वाटर हीट। उसके ऊपर क्या होती है, ग्लास लिड होती है। ग्लास इसलिए ताकि अंदर लाइट जा सके और जो भी हीट है उसको हम ट्रैप कर सके। Inside the box is a black painted copper coil। बॉक्स के अंदर एक ब्लैक कलर का पेंटेड कॉपर कॉइल होता है थ्रू विच कोल्ड वाटर इज मेड टू फ्लो इन। उसके थ्रू बेटा ये ठंडा पानी जो है वो अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर आता है बॉक्स के अंदर, वहां पर ब्लैक कलर का पेंट होता है, ग्लास लिड के थ्रू सनलाइट जाती है और फिर वो वाटर गर्म हो जाता है।
द कॉइल गेट्स हीटेड, जब कॉइल गर्म होता है, एंड द वाटर गेट्स हीटेड, फिर पानी गर्म होता है, एंड फ्लोज इनटू द स्टोरेज टैंक। तो इस तरीके से बेटा ये आपका काम करता है, कौन सा, सोलर वाटर हीटर इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर देखो पैनल्स लगे हैं, यहाँ पर देखो कॉइल्स लगी हुई है, कॉइल से पानी अंदर आता है, यहाँ पर जब कॉइल गर्म होती है तो यहाँ पर पानी गर्म होता है, उसके बाद इसको हम स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं। ओके चलिए एडवांटेजेस देख ले भाई क्या है सोलर के। सोलर के क्या एडवांटेज है, सूरज हमेशा अपनी रोशनी देगा, आज भी अपनी रोशनियां दे रहा है, आगे भी रोशनियां देता रहेगा, तो इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कभी नहीं खत्म होगा। और दूसरा बेटा इसको हम डाइवर्स पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब इससे हम बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा हम क्या कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन एरियाज विदाउट एक्सेस टू द एनर्जी ग्रिड, जहां पर बिजली के तार नहीं पहुंच पाए वहां पर आप सोलर प्लांट लगाकर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। टू डिस्टिल वाटर इन रीजन्स विद लिमिटेड क्लीन वाटर सप्लाई, है ना, पानी की सप्लाई आप दे पा रहे हो, वहां पर पानी गर्म हो रहा है। टू पावर सैटेलाइट्स इन स्पेस, ठीक है ना, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। और डू नॉट रिक्वायर मच मेंटेनेंस, भाई ज्यादा इसमें कुछ देखभाल नहीं करनी पड़ती है, एक बार अगर आपने सोलर पैनल लगा दिया तो आपके 20 से 25 साल की आपकी फुर्सत हो गई है। तो इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है कि भैया बार बार सिलेंडर लेकर आओ, पानी गर्म करो, या गैस गीजर लगाओ, या इलेक्ट्रिक गीजर लगाओ, फूक गया क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, as there are no moving parts therefore no wear and tear also, कोई इसमें आपको एक बार जहां प्लांट लगा दिया उसको बार बार शिफ्ट भी नहीं करना पड़ता। तो क्या है कि उसका भाई फायदा ये है कि भाई इसमें आपको शिफ्टिंग नहीं करनी, तो आपको कोई सामान खराब नहीं होगा, ये नहीं कि उखाड़ के उसको आप कहीं और लगा रहे हो तो आपका यहाँ पर प्लांट खराब हो रहा हो, ठीक है ना। देन सेव्स फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, ऑब्वियस सी बात है कि भैया अब आप एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हो, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, वो सोलर के थ्रू कर रहे हो, सन के एनर्जी के थ्रू कर रहे हो, तो आपके ये सारे के सारे जो आपके ये हैं एनर्जीज हैं, इन सबको हम प्रिजर्व कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे बिजली का बिल भी कम आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं विंड एनर्जी पर। भाई विंड एनर्जी का मतलब क्या हुआ, भाई वो एनर्जी जो आप हवा से प्रोड्यूस कर रहे हो उसको हम विंड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। वो एनर्जी जो आप बेटा हवा से प्रोड्यूस कर रहे हो उसको हम विंड एनर्जी बोलते हैं। कैसे ऑब्टेन होती है बेटा, विंड मिल्स लगाकर, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहे हैं, ये आपके विंड मिल्स हैं। इसमें क्या होता है, जब हवा चलती है तो हवा चलने की वजह से ये विंड मिल्स जो है वो घूमना शुरू कर देते हैं, फोर्स बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड्स, जिसकी वजह से कई सारे यहाँ पर जो है ये विंड मिल्स जो है वो वाटर पंप्स या आटा पीसने वाली चक्कियों से या इलेक्ट्रिक जनरेटर से ये कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये घूमना शुरू कर देते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होने लग जाता है। तो इस तरीके से भी आप चीजें कर सकते हैं। तो विंड मिल होता है, ठीक है ना। विंड मिल जो है बेटा ये क्लस्टर्स में लगाए जाते हैं। क्लस्टर्स का मतलब झुंड में लगाया जाता है जिससे कि आप ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है ना। जहां पर ये लगाए जाते हैं, जहां पर क्लस्टर से लगाते हैं, उनको हम विंड फार्म कहते हैं। इसमें आप बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहां पर आपको लगाना पड़ता है, ये कोस्टल एरिया, भाई जहां पर हवा चलेगी, है ना, जहां हवा चल सकती है वहीं पर आप इसको लगा सकते हो। अब जहां हवा चल नहीं गई, फूंक मारना पड़ रहा है, तो क्या घूमेगा, अरे बिल्कुल नहीं घूमेगा। जहां हवा घूमेगी वहीं पर ये हो सकता है, ठीक है ना। तो भाई कोस्टल एरियाज में, ग्रासलैंड्स में, हिली रीजन्स में आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। विंड एनर्जी से बेटा जो है हमारे यहाँ 10% हमारे इंडिया में इंस्टॉल्स हैं। इसके अलावा हमारा इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में आफ्टर चाइना, यूएसए एंड जर्मनी, ठीक है ना। तो भाई विंड एनर्जी अकाउंट्स फॉर नियरली 10% ऑफ इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी। जितना भी हमारे इंडिया में विंड फार्म्स लगे हुए हैं उसका हम बस 10% ही कर रहे हैं, एंड 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में आफ्टर चाइना, यूएसए एंड जर्मनी। इंडिया की बात करें बेटा तो सबसे ज्यादा आपको विंड फार्म्स कहां पर मिलेंगे, यानी सबसे ज्यादा आपको विंड मिल्स देखने को कहां मिलेंगे बेटा, क्लस्टर्स में मिलेंगे। कहां आपको मिलेगा, नगर कोइल में टू मदुराई के बीच में, ये तमिलनाडु में जगह है, नगर कोइल से लेके मदुराई के बीच में आपको मिलेगा। इसके अलावा और कहां कहां मिलेगा, तो बेटा आंध्र प्रदेश में मिलेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, कर्नाटक एंड केरला। तो इसमें एनी 2 और 5 यू विल लर्न एंड इट इज मोर देन सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस क्या है, तो आपको पता है इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई सभी नॉन कन्वेंशनल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कभी खत्म नहीं होंगे, हवा कभी चलना बंद हो जाएगी, कभी नहीं बंद होगी, ठीक है ना। तो इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे आप एक नहीं कई बार आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हो। क्लीनेस्ट सोर्स है भाई, है ना, कोई धुआं नहीं कर रहा, कोई पोल्यूशन नहीं कर रहा, उसी हवा से, जो प्योर हवा है उसी से हम बार बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लीनेस्ट हवा है ना। देन फॉसिल फ्यूल्स पे आपको डिपेंड नहीं करना पड़ा कि भैया कोयला आएगा तब हम डालेंगे तब वो बनेगा, या पेट्रोलियम आएगा तब कोई चीज बनेगी, नहीं, हमें डिपेंड ही नहीं करना, हवा से ये लगातार बनता चला जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद
भाई ये जो विंडमिल लगाया है, ये विंडमिल लगाया है किसी ना किसी जमीन पे लगाया है, तो ये जमीन किसी ना किसी की होगी, है ना, होगी किसी ना किसी की। तो भाई एक एडिशनल इनकम मिल रही है उस लैंड ओनर को, है ना, उसके पास एक एडिशनल इनकम आ रही है। ओके, सो लैंड ओनर्स कैन लुक फॉर एडिशनल इनकम बाय इंस्टॉलिंग विंड टर्बाइन्स ऑन द लैंड दैट कैन इवन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस एंड रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। भाई घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप कोस्टल रीजन के पास कहीं रहते हैं तो भाई वहां विंड मिल लगा लीजिए आप। विंड मिल लगाने के बाद लगातार आप वहां से विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता रहेगा। फ्री की हवा खाओ, एसी की हवा फ्री में लगेगी। अभी एसी की हवा थोड़ी खलती है यार, बिजली का बिल देना पड़ता है, बट वो फ्री की एनर्जी आएगी, जितना चलाओ मर्जी चलाओ एसी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, दैट इज टाइडल एनर्जी। भाई टाइडल एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऐसे समुद्र में पानी में बेटा ऐसे टर्बाइन्स लगे होते हैं, है ना। आपको पता है समुद्र में पानी स्टेबल तो होता नहीं है, कभी लहरें आ रही हैं, कभी जा रही हैं, कभी हाई टाइड हो गया, कभी लो टाइड हो गया। तो जैसे जैसे पानी का मूवमेंट होता है ना, वैसे वैसे यहाँ पर टर्बाइन्स घूमती है और उससे प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। ओके, सो पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर्स। पीरियोडिक राइज का मतलब भाई कब जब बारिश का मौसम होता है तो भाई वाटर लेवल बढ़ जाता है, जब बारिश का मौसम नहीं होता तो घट जाता है ना। तो पीरियोडिक राइज होता रहता है पानी का ओशन में, प्रोड्यूस्ड बाय अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड सन प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड टाइडल एनर्जी। क्योंकि भाई लगातार हमारी अर्थ लगातार रोटेट कर रही है, तो भाई पानी जो है वो एक स्थिर तो है नहीं, कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, कंटिन्यू स्टेबल नहीं है। तो इस वजह से इस तरीके से जब पानी टकराता है इन टर्बाइन्स में तो ये पानी घूम जाता है। वाटर टाइडल एनर्जी इट इज अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी जो कि आपको मूवमेंट ऑफ टाइड्स यानी कि लहरों से आपको मिलता है, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड क्या होता है बेटा, जब पानी ज्यादा होता है तो वो जब बड़ी लहर आती है तो वो हाई टाइड हो जाती है, जब लहर छोटी आती है तो लो टाइड हो जाती है, ठीक है ना। चलिए नाउ जनरेशन ऑफ टाइडल एनर्जी। भाई जनरेट कैसे होती है, कैसे बनती है, जैसे मैंने बताया वैसे ही बनती है, देख लो। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ टाइडल बैरेज। अब एक टाइडल बैरेज आपने बना लिया, कुछ इस तरीके से आपने उठाकर बना दिया, ठीक है ना। ओके, इस तरीके से उठकर आपने बना दिया, कुछ इस तरह की चीजें बना दी। ड्यूरिंग हाई टाइड द सी वाटर फ्लोज इनटू द रिजर्वायर। अब मैं मेरे पास यहाँ पर आपके लिए इमेजेस नहीं है, अदरवाइज मैं आपको बताती। एक रिजर्वायर होता है, ठीक है ना, यहाँ पर तो देखो लगी हुई है, रिजर्वायर होता है। जब क्या होता है, जब हाई टाइड आती है, जब पानी में जब लहर ज्यादा तेज से आती है तो क्या होता है, पानी जो है वो सी वाटर जो है वो इस रिजर्वायर में अंदर घुसता है। जब वो घुसता है तो अंदर की जो टर्बाइन्स है वो घूमने लग जाती हैं और घूमने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है ना, बाय रोटेटिंग द जनरेटर्स। द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लो टाइड। जब लो टाइड होता है तब ये जस्ट प्रोसेस उल्टा हो जाता है, जब सी का लेवल कम होता है। जो वाटर स्टोर्ड है, द सी वाटर स्टोर्ड इन द बैरेज रिजर्वायर, ठीक है ना भाई। जैसे मान लो लेवल कम हो गया, हमने यहाँ पर टर्बाइन लगाई हुई है, यहाँ पर हमने पंखुड़ी लगा रखी है, ठीक है ना, लेकिन वाटर का लेवल क्या हुआ मैम, कम हो गया, तो भैया पानी बचा ही नहीं यहाँ पर। तो बेटा जो रिजर्वायर में हमने पानी बचा के रखा है उसके फ्लो से हम यहाँ पर बार बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब लो टाइड आता है तो यही सेम प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। वो पानी द सी वाटर स्टोर्ड इन द बैरेज रिजर्वायर फ्लोज आउट इन द सी। वो पानी जो है वो समुद्र में बाहर निकलता रहता है, उससे पानी का लेवल बढ़ जाता है, टर्बाइन घूम जाती है और वापस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस टाइम पर क्या होता है बेटा, द फ्लोइंग वाटर टर्न्स द टर्बाइन। जो मैंने आपको बताया, पानी यहाँ पर टर्बाइन जो है वो पानी को घुमा देता है। ओनली फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड प्रोवाइडिंग टाइडल एनर्जी। हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। अपनी इंडिया की बात करें बेटा तो आपको ये गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कैम्बे, सुंदरबंस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो एडवांटेजेस क्या है भैया, प्रोड्यूस करना बहुत आसान है, पानी को बस आना है और आना है, पानी भी अपनी मर्जी से चल रहा होगा, है ना। तो भाई प्रोड्यूस करना बड़ा आसान है ना। as massive amounts of water in the ocean move in an extremely predictable manner। क्योंकि भाई समुद्र में पानी 1-2 लीटर नहीं है, बहुत सारा पानी है भाई, धरती पे 70% वाटर है ना। तो भाई इसलिए वो कह रहा है कि इसको प्रोड्यूस करना बहुत आसान है। देन टाइड्स आर कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल। आपको पता है भाई लगातार वाटर का मूवमेंट, समुद्र की लहरें आती हैं फिर वापस जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि कंटिन्यू हमारी अर्थ जो है वो घूम रही है ना। स्टेबल तो है नहीं कि एक जगह रुकी हुई है पानी भी ठहर जाए, लेकिन वो कंटिन्यू घूम रही है जिसकी वजह से पानी भी लगातार घूम रहा है between the earth and sun and moon। this means that as long as the earth is being orbited by the moon, जितना ज्यादा अर्थ को सन मून जो है वो ऑर्बिट कर रहा है, the
टाइड्स विल कंटिन्यू टू द प्रोड्यूसिंग एनर्जी, टाइड्स जो है वो लगातार एनर्जी प्रोड्यूस करती रहेंगी, टाइड्स मूव करती रहेंगी, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता रहेगा। ये क्या है, इट इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे क्या है, यहाँ पर जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो वाटर को आप यूज कर रहे हो, ये इनएग्जॉस्टिबल है, कभी भी खत्म नहीं होगा। ओके, देन मेनली इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सिर्फ स्टार्टिंग में जो पैसा लगना है वो लगना है, बाद में सब कुछ फ्री है। पानी आपका जो टाइड आ रहा है वो फ्री का आ रहा है, उसमें आपको लाना नहीं पड़ रहा, करवाना नहीं पड़ रहा, सिर्फ इनिशियली आपको नॉमिनल कॉस्ट लगेगी, उसकी कुछ थोड़ी बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगी, उसके बाद इसमें आपका एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। एंड लास्ट पॉइंट इज पोल्यूशन फ्री है भाई, एक भी पोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो देखो ये आपकी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब आता है आपका बेटा जियोथर्मल एनर्जी, वो एनर्जी जो हमारी धरती के अंदर है, धरती के अंदर हीट है ना, तो वो एनर्जी से आप उसको एनर्जी को निकालते हो, धरती से निकाल रहे हो और उसको आप यूज कर रहे हो, है ना, तो वो आपकी जियोथर्मल एनर्जी होती है। क्या होता है, इट इज अ हीट, इट इज द हीट एनर्जी कंटेंट इन द रॉक। एक चट्टान में, एक पहाड़ में जो हीट एनर्जी होती है उसका आप इस्तेमाल करते हो, है ना, जो फ्लूइड्स है उसको जो फ्रैक्चर्स है और जो पोर्स है रॉक्स में, उससे गर्मी निकलती है अर्थ की, उसका इस्तेमाल करके हम जियोथर्मल एनर्जी बनाते हैं। कैसे क्रिएट होती है बेटा, रिजर्व्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग शैलो स्टीम्स, है ना भाई, आप रिजर्व्स बना सकते हो, गड्ढे बना सकते हो, शैलो स्टीम्स बोल रहा है, यानी कि बहुत डीप आपको धरती में नहीं जाना है ना, जहां पर ये रिजर्वायर्स होते हैं वहां पर आपको ये ऑटोमेटिक हीट मिलेगी, ठीक है ना, शैलो स्टीम बना सकते हो, हॉट वाटर एंड हॉट रॉक बाय ड्रिलिंग वेल्स, आप कुएं खोद सकते हो, वहां पर आपको यहाँ गर्म पानी मिल जाएगा, आपको भाप मिल जाएगी, है ना, वहां मिल जाएगा अप टू 1000 ऑफ फीट बीनीथ दी अर्थ सरफेस, तो ज्यादा आपको अंदर नहीं, 1000 ऑफ फीट जाओगे आपको मिल जाएगा। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होते हैं भाई, जमीन के अंदर काफी अंदर जाओगे, जब क्या होगा, जब जमीन के अंदर बहुत अंदर जाओगे तो भाई जमीन का जो तापमान है वो धीरे धीरे अंदर, धरती के अंदर गर्मी बहुत है ना, तभी तो वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है ना, तो क्या होता है कि भाई एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है अंदर, ठीक है ना, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो रिजर्वॉयर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो कि आप किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। द हाई प्रेशर स्टीम स्पिन्स द, अब देखो मैं आपको बता दूं क्या है, ये आपने धरती है, धरती के अंदर आपने यहाँ पर पाइप डाल दिया, ये आपका हॉट वाटर है, ठीक है ना, अब भाई हॉट वाटर है, यहाँ पर स्टीम वगैरह भी है, ये आपने पाइप लगा रखा है, कॉपर का होता है, ठीक है ना, यहाँ पर ऊपर आएगा, ये टरबाइन लगी है, टरबाइन घूमना शुरू कर देती है, उसके बाद ये कूलिंग टावर है, उसके बाद देखो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो कह रहा है जो हाई प्रेशर स्टीम होता है वो स्पिन्स द टरबाइन, ये जो हाई प्रेशर स्टीम है इससे टरबाइन घूम जाएगा, दैट रोटेट्स जनरेटर एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद ये रोटेट करेगा, जनरेटर रोटेट करेगा, उसके बाद ये इस तरह से बिजली प्रोवाइड करने लग जाएगा। हॉट वाटर इज पंप्ड फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड, आपको देखो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से पानी को पंप कर रहे हैं ऊपर की तरफ थ्रू अ वेल अंडर हाई प्रेशर, तो एक कुएं की तरह इसको ऊपर लाया जाता है, हाई प्रेशर लगाकर इसको लाया जाता है, जिससे कि जो गर्म पानी है वो ऊपर आए, टरबाइन हिट करेगा, टरबाइन से घूमना शुरू कर देगी और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होने लग जाएगा। इस तरीके से बेटा जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है ना। When the water reaches the surface, the pressure is dropped. Obvious सी बात है, जब पानी जो है सरफेस पर आ जाएगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, फिर क्या होता है, which causes the water turns into steam, फिर वो स्टीम में बदल जाता है, steam spins the spine, भाई भाप जो है वो जो टरबाइन है उसको स्पिन कर देती है, वो टरबाइन जो है वो एक जनरेटर से कनेक्ट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। ओके, द स्टीम कूल्स ऑफ इन अ कूलिंग टावर, अब देखो ये है आपका कूलिंग टावर, ये स्टीम यहाँ पर आई, इसके कांटेक्ट में आई, यहाँ पर गोल गोल घूमा वो, उसके बाद स्टीम जो है वो इस कूलिंग टावर में जाकर ठंडी हो जाती है, कूल डाउन कर देती है एंड कंडेंसेस बैक टू द वाटर, और वो बेटा वापस से देखो, ये वापस से ये आ गया आपका वेल, ठीक है ना, ये आपका इजेक्शन वेल आ गया, यहाँ से आपका पानी सॉरी यहाँ से पानी आता, यहाँ से पानी आपका वापस चला जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। Okay, the cooled water is pumped back into the earth to the beginning to the earth being the process again, तो जो ठंडा पानी हो गया है, जो भाप बन गई है, जो पानी को आप वापस डाल रहे हो वो वापस से धरती में चला जाता है पानी, फिर वो पानी नीचे जाके गर्म हो जाता है, फिर उसको हम ऊपर निकाल लेते हैं, स्टीम बनता है, स्टीम से वो टरबाइन घूमता है, घूमने के बाद उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर वो वापस से स्टीम जो है पानी में नीचे आकर पानी चला जाता है धरती के अंदर। एडवांटेजेस क्या है बेटा, इजी एक्सेसिबल है, क्यों, क्योंकि भाई एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं कहीं मिल रहा है, काफी जगह आपको मिल जाएगा, पोल्यूशन फ्री है, किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कोई मीथेन इथेन बीथेन कुछ नहीं, कोई ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई एंड डिमांड्स, एफर्ट्स एंड फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट, भाई क्या होता है, कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई, भाई कोई और सप्लाई तो इसको चाहिए नहीं है,
एंड डिमांड इफेक्ट्स एंड फ्लक्चुएशन इन रेट्स, जब रेट कम ज्यादा होता है तो इसकी डिमांड पर फर्क पड़ता है। नो इम्पैक्ट ऑफ वेदर एंड सीजन, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता वेदर एंड सीजन का कि भैया विंड मिल में जब हवा चलेगी तभी प्रोड्यूस होगा, जब पानी का स्तर बढ़ेगा तभी टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कुछ नहीं। नीचे जमीन में जो गर्मी है उसी का इस्तेमाल करा जा रहा है, कोई भी सीजन का यूज नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बेटा तो इंडिया में कुछ 12,000 ही है ना, 1 10 100,000 10,000 12,000 मेगावाट जियोथर्मल पावर पोटेंशियल है, जो कि हम कई सारे पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। कहाँ मिलेगा, जैसे आपको कहाँ पर प्रोमिनेंट साइट्स आपको मिल रही है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में मिलेगा, पुगा वैली ऑफ लद्दाख, तत्तापानी इन छत्तीसगढ़, काम्बे ग्राबन इन गुजरात एंड सूरजकुंड इन झारखंड। तो यहाँ पर आपको जियोथर्मल एनर्जी देखने को मिलेगी। ओके, सरफेस टेम्परेचर ऑफ हॉट स्प्रिंग्स रेंजेस फ्रॉम 35 डिग्री से लेकर 98, बाप रे बहुत गर्म होता है बेटा। जो सरफेस टेम्परेचर होता है ना हॉट स्प्रिंग्स में, है ना, जो सरफेस टेम्परेचर होता है, कितना टेम्परेचर होता है बेटा इसमें, 38 से लेकर 98 डिग्री, अरे 100 डिग्री यार बॉइलिंग पॉइंट, बाप रे 100 डिग्री। ये जो हॉट स्प्रिंग्स है इनको एक साथ ले आते हैं तो इनको हम जियोथर्मल प्रोविंसेस कहते हैं। डिफरेंट रीजन्स में आपको मिलेगा, जैसे हिमालयन जियोथर्मल प्रोविंस, देन नागालुशाई हो गया, अंडमान एंड निकोबार, कैम्बे ग्राबन, सोन नर्मदा तापी ग्राबन, वेस्ट कोस्ट, दामोदर, महानदी एंड गोदावरी वैली। ये डिफरेंट रीजन्स हैं जहां पर आपको इस तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। चलिए अब आता है बेटा आपका न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे, उसके बाद बायोगैस की बात करेंगे एंड दैट्स ऑल। देन न्यूक्लियर बेटा आपको पता है ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, जो एटम्स है ना, न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स है ना, उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करके बना रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, कि सेंट्रल कोर एटम्स कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना, जो आपने फिजिक्स में और पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियन प्रोटॉन्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम इन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स ऑफ नेचुरली एक्टिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। तो इनके जो एटम्स हैं इससे हम इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, किससे, यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम। ओके, कैसे जनरेट होता है बेटा, जब ये एटम्स जो है, जब व्हेन एटम्स ऑफ दीज रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, कौन से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ये जो मैंने आपको बताया यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जब इनके एटम्स रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट, क्या होते हैं ये बेटा, अलग हो जाते हैं, दे स्प्लिट अपार्ट। ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। जब इन सब्सटेंसेस के, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस के, जब जो एटम्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। इससे क्या होता है बेटा, हीट प्रोड्यूस होती है विच इज यूज्ड टू हीट वाटर एंड मेक स्टीम। इससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इट प्रोड्यूसेस हीट, इससे हीट प्रोड्यूस होती है जिसका इस्तेमाल हम पानी गर्म करने में करते हैं और स्टीम बनाने में करते हैं। ठीक है ना, स्टीम पावर टर्बाइंस, जो इसमें स्टीम पावर टर्बाइंस है, which in turn used to run generators which produce electricity। तो यही स्टीम पावर जो टर्बाइंस है, ये जब ये घूमती है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। ओके, दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं बेटा, एक होता है पीडब्ल्यूआर, एक होता है बीडब्ल्यूआर। पीडब्ल्यूआर है आपका प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बीडब्ल्यूआर आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में क्या होता है बेटा, वाटर को गर्म किया जाता है बाय न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ, लेकिन क्या होता है, बट इट डज नॉट बॉइल बिकॉज द वाटर इज प्रेशराइज्ड। ये बॉइल नहीं होता क्योंकि इसमें वाटर को प्रेशर दिया जा रहा है। ठीक है ना, ये बॉइल नहीं है, ये प्रेशराइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जो बॉइलिंग होती है उसमें क्या होता है बेटा, उसमें जो है पानी गर्म होता है, जिसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस हीट वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द टर्बाइंस इन द स्टीम। जो भी यहाँ पर हीट बनती है उसे टर्बाइंस के थ्रू घुमा घुमा के स्टीम के फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट करा जाता है, अलाउइंग द वाटर इन द स्टीम जनरेटर टू रन टू द स्टीम विच देन टर्न्स द टर्बाइन। फिर इससे वो टर्बाइन को घुमाता है। ठीक है ना, फिर आता है आपका बीडब्ल्यूआर। इसमें क्या होता है, वाटर जो है बेटा बॉईल कर जाता है क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस करी जा रही है न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है ना, एंड टर्न इनटू स्टीम एंड टर्न्स इनटू स्टीम टू टर्न द टर्बाइन। और उसके बाद ये भी भाप में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि जब स्टीम जो है वो टर्बाइन के कांटेक्ट में आती है तो फिर टर्बाइन घूम जाता है। The water from the reactor powers the turbine। जो वाटर जो रिएक्टर से निकला है from the reactor powers the turbine। टर्बाइन उसे घूमना शुरू कर देता है। दोनों सिस्टम में
पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता है पानी आपका क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आपकी न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बेटा तो भाई हमारे बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, सबसे ज्यादा भाई सॉरी फोर्थ नंबर पर आता है आपका ये इंडिया में कौन सा, आपका न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना। आफ्टर थर्मल एनर्जी के बाद न्यूक्लियर एनर्जी का आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड रिन्यूएबल सोर्सेस। इसके बाद आपका फोर्थ नंबर पर आता है न्यूक्लियर एनर्जी। हमारे इंडिया में बेटा 21 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है ना। तो इनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। टोटल कैपेसिटी कितनी है बेटा इनकी, 5700 मेगावाट है। एम कर रहे हैं कि 25% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय 2050, तो 2050 तक आते आते 25% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है। ओके, जो ये यूरेनियम और थ्रोनियम है बेटा, ये आपको कहाँ मिलेंगे, आपको झारखंड में मिलेंगे, अरावली में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे। काय के लिए यूज करते हैं बेटा, आर यूज फॉर जेनेटिक एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। मैंने आपको बताया यही है आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, है ना। जब इसमें हीट आती है तो इसके जो एटम्स है वो स्प्लिट होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फिशन होता है, उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। द मोनोसाइट सैंड ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम, तो ये भी आपको मिलेगा, ये आपको लेकिन केरला में मिलेगा, ठीक है ना। एडवांटेजेस क्या है इसके, एडवांटेजेस क्या है बेटा, रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। ऑब्वियस सी बात है, कोल पेट्रोलियम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना, तो उससे क्या है कि भाई हमारा प्रेशर कम है उनके ऊपर, और हम भी जो जिस तरीके से ये वाला न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू हम प्रोडक्शन कर रहे हैं एनर्जी का, तो इट इज वेरी यूजफुल, है ना। किसी तरह की कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं हो रहा है। जो कॉस्ट है न्यूक्लियर फ्यूल का वो ओवरऑल यूरेनियम का ही है। 20% ऑफ द कॉस्ट एनर्जी इज प्रोड्यूस, ठीक है ना। 20% जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो भी आपने इसमें पैसा लगाया होता है। Thus it is not only saves raw material, इससे सिर्फ आपका कोल पेट्रोलियम ही सेव नहीं हो रहा, बल्कि आपको कुछ ट्रांसपोर्ट भी नहीं करना, आपको कुछ हैंडल नहीं करना, कुछ एक्सट्रैक्शन नहीं करना, तो एक तरीके से आपकी फ्री की एनर्जी है ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो ये इसके एडवांटेजेस है। मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इस पे आप भरोसा कर सकते हो, इसको 24 घंटे 7 दिन प्रोड्यूस कर सकते हो, इसका कोई बंद होने का टाइम नहीं है, ठीक है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कैन रन 24/7, 24 घंटा 7 दिन आप इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। Besides nuclear plants, besides a nuclear plant needs to refuel energy 18 to 24 months। यानी देखो बेटा, जो न्यूक्लियर प्लांट्स में जो वापस से एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है उसका टाइम पीरियड है 18 से 24 महीने, यानी 2 साल के अंदर ये जल्दी से रिन्यू हो जाता है। 2 साल के अंदर कोई भी वाटर हो कुछ भी हो रिन्यू नहीं होता, तो 2 साल के अंदर सबसे पहले जल्दी रिन्यू हो जाता है, ठीक है ना। दिस शोज दैट न्यूक्लियर फ्यूल्स आर लेस अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएटिंग फ्यूल्स प्राइसेस than the more volatile industries like oil and natural gas। तो वो ये कह रहा है, इससे ये पता चलता है जो न्यूक्लियर फ्यूल्स है वो आपके लेस इफेक्ट हो रहे हैं, है ना, कोल पेट्रोलियम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि भाई दाम बढ़ गया। जैसे पेट्रोल है, आज के टाइम पर पेट्रोल बहुत महंगा है, 96 रुपीज आपको मिल रहा है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग है, खैर ठीक है ना। तो भाई इसमें भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी, जितना चाहो उतना प्रोड्यूस करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे आपकी इंडस्ट्रीज जैसे ऑयल इंडस्ट्री है, नेचुरल गैस इंडस्ट्री है, तो इनके लिए आपको आसानी है। फिर आता है बेटा आपका बायोगैस, एंड अ वेरी वेरी इजी थिंग। बायोगैस किससे बनती है बेटा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड से आपकी गैस बनती है। ये कैसे बनती है, कॉम्पोजिशन क्या है इसका, कैसे प्रोड्यूस होती है बेटा, एनोरोबिक डिग्रेडेशन करा जाता है। एनोरोबिक डिग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ कि डिकम्पोजिशन जो होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय एनोरोबिक बैक्टीरिया। वो एनारोबिक बैक्टीरिया जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, वहां पर जो बैक्टीरिया रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं एनारोबिक डिग्रेडेशन, ठीक है ना। ओके, ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, वेस्ट एंड प्रेशर ऑफ वाटर। तो पानी के प्रेशर में जब ये रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू जब ये रिएक्शन होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया जब रिएक्ट करता है, तब ये आपका बायोगैस का कॉम्पोजिशन बनता है, बायोगैस बनती है। The fermentation of the waste produced is carried only by bacteria। ये जो fermentation होता है, जो आपकी बायोगैस बन रही है, ये सिर्फ बैक्टीरिया कर सकता है, जो कि प्रोड्यूस करता है बेटा क्या, हाइड्रोकार्बन गैस प्रोड्यूस करता है, प्रीडोमिनेटली मीथेन एंड अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। The residue left behind, अब उसके बाद टैंक में जो रेसिड्यू रह गया है, जो आपके वेस्ट रह गए हैं, वो एक तरीके से बेटा न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं, एज अ मैन्योर, खाद का काम करते हैं, ठीक है ना। The plants which use cattle dung are called गोबर ग्लास प्लांट। तो ये कह रहा है कि वो प्लांट्स जो कैटल डंग का इस्तेमाल करते हैं, कैटल डंग का मतलब जो कैटल्स की
पुटुक का इस्तेमाल करते हैं, उसको बेटा हम गोबर गैस प्लांट कहते हैं, ठीक है ना। कैसे होता है बेटा ये प्रोड्यूस कैसे होती है, एक डाइजेस्टर टैंक होता है, ठीक है ना, उसको जमीन के अंदर लगा दिया जाता है, जो कि बेटा डंग वाटर मिक्सचर मिलता है, यानी कि जो हमारे एनिमल्स की पुटुक है वो जाती है, इसमें पानी जाता है ना, कैसे जाता है, एक इनलेट पाइप होता है, वाइल दूसरी तरफ क्या होता है बेटा, डिस्चार्ज करने के लिए द स्प्लेंट क्या होता है, स्प्लेंट सरी होता है आउटलेट पाइप, यानी कि भाई जैसे मैं आपको फोटो में अगर दिखाऊं तो यहाँ पर देखो इनलेट है, यहाँ पर देखो डंक ऑफ एनिमल्स प्लांट्स वेस्ट ये सब मिल रहा है, ये अंदर जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ से देखो ये बेटा आउटलेट पाइप है जहां से बाहर गैस निकलती है, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। ओके अब ये क्या है, व्हाट इज WRRSE, इट इज वेस्ट रिसाइकलिंग एंड रिसोर्स रिकवरी प्रोग्राम। ये इसको क्या है, नाम से पता चल रहा है कि वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं, रिसोर्स को वापस से रिकवर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको आज के टाइम पर बायोगैस को आज के टाइम पर ऑर्गेनिक प्लांट वेस्ट जो होता है एंड सॉरी वो ये कह रहा है कि ये जो आपकी WRRSE है आर नाउ बीइंग यूज्ड फ्रॉम दी ऑर्गेनिक प्लांट वेस्ट एंड नाइट सॉइल। अब इसका हम इस्तेमाल और कैसे कर रहे हैं, जो नाइट सॉइल है उसको यूज कर रहे हैं, और जो ऑर्गेनिक प्लांट वेस्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक प्लांट वेस्ट, जैसे पत्ती वत्ती गिर जाती है, पौधा मर जाता है, डंठल टूट जाती है, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस हेल्प्स इंप्रूविंग द सैनिटरी कंडीशंस इन अवर सिटीज एंड विलेजेस। भाई जब पत्ती वत्ती टूट टाट गई है तो हम उसका इस्तेमाल अगर बायोगैस वगैरह में कर रहे हैं तो भाई सैनिटेशन प्रॉपर होगा, नाली में कचरा नहीं जाएगा, है ना, पत्ती वत्ती से भाई कचरा रुक जाता है तो वो सब प्रॉपर हो जाएगा। द प्लांट जनरेट एनरिच ऑर्गेनिक मैटर, ये जो प्लांट है ये बेटा बहुत ही ऑर्गेनिक मैटर जनरेट करता है, आपको पता है कि भाई इट इज अ वेरी गुड मैन्योर यूजफुल फॉर सप्लीमेंटिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो वो फर्टिलाइजर्स बनाने में मदद करता है, जो प्लांट्स में जिन चीज की डेफिशिएंसी होती है, जो मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, उनको हम इन फर्टिलाइजर्स के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। एडवांटेजेस क्या है भाई, सबसे क्लीन है, पोल्यूशन नहीं होता है, सस्ता है, डायरेक्ट सप्लाई हो रही है गैस की, प्लांट से डायरेक्टली सप्लाई आ रही है ना, कोई बीच में नहीं है ना, जो बचा कुचा जो नीचे रह जाता है वो आपका एक तरीके से रिच फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जिसको हम बोलते हैं MNES, ये बायोगैस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा इंडिया में बेटा प्रमोट कर रही है, ठीक है ना। फिर एक होती है बेटा CBG, दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस। ये क्या है बेटा, ये जो बायोगैस है उसको प्यूरिफाई करते हैं, उसमें से क्या हटाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड हटाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं, वाटर वेपर को हटाकर, एंड कंप्रेस टू CBG, ये सारी चीजें बेटा रिमूव कर देते हैं। सो बायोगैस इज प्यूरिफाइड टू रिमूव, क्या क्या हटाते हैं उसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर हटाकर उसको कंप्रेस करते हैं, तो इससे CBG बनती है, कंप्रेस्ड बायोगैस बनती है। उसमें क्या होता है बेटा, 90% आपका मीथेन मिलेगा, मीथेन कंटेंट ऑफ मोर देन 90% विद अ कैलोरीफिक वैल्यू, अच्छी वैल्यू मिलता है, और इसके अलावा और आपको इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी जो CNG की बनाने में मदद करती है ना, मेकिंग इट अ ग्रीन रिन्यूएबल ऑटोमोटिव फ्यूल। तो इस तरीके से इसमें चीजें आपको मिलती हैं। ओके, इन ऑर्डर टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग कंजम्पशन ऑफ CBG, भाई आज के टाइम पर CBG को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए और ज्यादा यूज करने के लिए आज के टाइम पर ये जरूरी हो गया है, मैंडेटरी टू ब्लेंड CBG किसके साथ, PNG के साथ एंड CNG के साथ, इसको मिलाना जरूरी हो गया है फॉर दी हाउस होल्ड, ठीक है ना। और इसका ये बोल रहे हैं कि 25-26 में तो इसको हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो इससे क्या होगा, दिस वुड रिड्यूस द कंट्रीज रिलायंस ऑन नेचुरल गैस इंपोर्ट्स। तो क्योंकि हमें नेचुरल गैस कहीं से इंपोर्ट करनी पड़ रही है तो हमारा पैसा जा रहा है उसमें, अगर हम इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो हमारा प्रेशर कम हो जाएगा इंपोर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट भी खत्म हो जाता है। एंड विद दिस आई कम टू दी एंड ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हमने पूरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स वन शॉर्ट में पढ़ लिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, इस चैप्टर में अलग अलग एनर्जीज के बारे में बताया है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस, इन सब के बारे में बताया है। शॉर्ट रिवीजन मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है, इसके नोट्स बनाओ, कहीं डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। कैसा लगा लेक्चर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब ऐसे ही हम एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ मिलेंगे अगले सेशन में। तो दैट्स ऑल डे फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।